और आपको पता है पूरी दुनिया में कई कंट्री ऐसे हैं जिनकी मैं आपको एक से दो बातें बताऊं, शायद आप चंद सेकंड के लिए तो शॉक हो जाएंगे। यानी खाने को लेके मैं कहता हूँ हमें जो खाना मिलता है, मैं कहता हूँ हम 1% भी शुक्र अदा नहीं करते। मैं आपको छोटी सी दो मिसालें दूंगा, आप यकीन करेंगे चंद सेकंड के लिए आपको झटका लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो श्रीलंका डिक्लेयर्स फूड इमरजेंसी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है श्रीलंका डिक्लेयर्स फूड इमरजेंसी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने सुना होगा कि श्रीलंका, इंडिया का जो पड़ोसी मुल्क है, इसने डिक्लेयर कर दी है फूड इमरजेंसी। एक्चुअली ऑन पेपर आप अगर देखोगे तो ये फूड प्लस इकोनॉमिक इमरजेंसी है। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, फॉरेक्स क्राइसिस लीड्स टू श्रीलंका फूड इमरजेंसी। फूड की यहाँ पर जेन्युइन शॉर्टेज है। फूड अगर ये देश, खाना अगर ये देश इंपोर्ट करता है तो उसके बदले में पेमेंट करने के लिए इनके पास विदेशी मुद्रा यहाँ पर बची है नहीं। और इस वजह से ना सिर्फ फूड, आज के समय यहाँ पर फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, इसकी भी कमी महसूस की जा रही है। और ओवरऑल श्रीलंका इज़ इन ए ह्यूज क्राइसिस। ना जो ये वर्ड है ना अपने आप में क्राइसिस, काफ़ी बार जो इसकी ग्रेविटी है ये हम समझ नहीं पाते। देखो क्राइसिस यहाँ पर श्रीलंका में इतना बड़ा है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब आदमी, सब लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि कब इनको बेसिक कमोडिटीज़ जैसे कि आटा, चावल, दूध, ब्रेड ये सब मिल पाए। क्योंकि जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं काफ़ी जगह या तो बंद हो चुके हैं, जहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स ओपन भी हैं वहाँ पे इन्होंने रूल्स ये बना दिए हैं कि एक आदमी को लिमिटेड क्वांटिटी में ही सामान यहाँ पर हम बेचेंगे ताकि खाने की होर्डिंग ना स्टार्ट हो जाए। और एक ऐसे देश में जहाँ पर खाने की वैसे ही काफ़ी हद तक कमी हो, होर्डिंग बड़े लोग भी करना शुरू कर सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, गोटाबाया राजापक्सा, इन्होंने यहाँ पर एक टॉप आर्मी ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया है एज द कमिश्नर जनरल ऑफ एसेंशियल सर्विसेज टू कोऑर्डिनेट द सप्लाई ऑफ पैडी, राइस, शुगर एंड अदर कंज्यूमर गुड्स। ये पोजीशन रातों रात बनाई गई, एक आर्मी ऑफिसर को यहाँ पर बिठा दिया गया। इनका सिंपली काम यहाँ पर ये है कि जो गोडाउन, प्राइवेट गोडाउन वाले जो लोग हैं वो आटा, दाल, चीनी वगैरह ये सब होल्ड करना ना शुरू कर दे प्राइसेस को और ज़रा बढ़ाने के लिए। ना यहाँ पर आप सोचोगे फूड प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को ये यहाँ पर बुला रहे हैं और तरीके से भी वेरियस प्रॉब्लम्स आ रही हैं। श्रीलंका इस प्रॉब्लम में आया कैसे और चाइना का यहाँ पर कितना रोल है, सब कुछ इन डेप्थ आपको बताऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत के इतिहास में अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? एक बार, दो बार, तीन बार या फिर कभी नहीं? कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहले आपको समझना होगा कि श्रीलंका में खाने की कमी आई क्यों है। श्रीलंका अपना बहुत सारा जो फूड है ये इंपोर्ट करता है, जैसे कि वीट, काफ़ी बार चावल भी ये लोग इंपोर्ट करते हैं। जो लेंटल्स होती है, दाल, ये भी काफ़ी बार ये लोग इंपोर्ट करते हैं। तो जब आप इंपोर्ट करते हो कोई चीज़ तब आपको पेमेंट करनी होती है। पेमेंट आप कैसे करोगे? प्राइमरली आप करने वाले हो फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज से। अपनी करेंसी से पेमेंट करनी स्टार्ट कर दोगे अगर आप, तो डेप्रिसिएशन होगी क्योंकि अपनी खुद की करेंसी और छापनी होगी आपको, तो आपकी करेंसी गिरती रहेगी। तो बहुत ही कम शब्दों में श्रीलंका का जो वॉलेट है ना आज के समय, वहाँ पर विदेशी मुद्रा बहुत ज़्यादा कम बची है। इसलिए इनकी सरकार ना खाना ज़्यादा इंपोर्ट कर पा रही है, ना फ्यूल मतलब कि क्रूड ऑयल, डीजल, नेचुरल गैस ये भी प्रॉपरली इंपोर्ट कर नहीं पा रही। अच्छा, इनका जो सेंट्रल बैंक है उसके वॉलेट में फॉरेक्स रिजर्व कितने बचे हैं? 2.8 बिलियन डॉलर्स। इंडियन रुपीज़ में रफली आप कह सकते हैं ये करीब 21,000 करोड़ रुपए हो गए, जो एक बहुत कम अमाउंट है ओवरऑल एक ह्यूज कंट्री के लिए। क्योंकि ये बात मत भूलिएगा कि श्रीलंका की आबादी है 2 करोड़ 20 लाख, एक अपने आप पे ह्यूज पॉपुलेशन है। उसके हिसाब से 2.8 बिलियन का रिजर्व बहुत ही ज़्यादा कम है ना। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं एक बार को काम चला सकते हैं, ये बाद में हो सकता है कि अच्छे दिन आएंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे इनका जो रिजर्व है ये बढ़ेंगे। मगर प्रॉब्लम अभी ये है कि कुछ ही महीनों में जो ये 2.8 बिलियन है ये हो जाएगा 1.8 बिलियन। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पे है डेट सर्विसिंग। कर्ज इतना ओढ़ रखा है कि उसकी इंटरेस्ट पेमेंट में ही जो इनके पास थोड़ा बहुत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है ये भी चुपचाप चला जाएगा। एक्चुअली मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर, 1 बिलियन नहीं 1.5 बिलियन डॉलर्स
इनको अभी पे करने हैं आने वाले 12 मंथ्स में। तो सिचुएशन देखिए ऑल टुगेदर काफ़ी ख़राब है। इनकी जो करेंसी है श्रीलंकन रुपी, ये भी लगातार डेप्रीशिएट हो रही है, इसकी भी वैल्यू है ये लगातार गिरती जा रही है, क्योंकि ये लोग लगातार अपनी ही करेंसी अब इन्होंने छापना स्टार्ट कर दिया है। और आप ये मान लीजिए पिछले 1 साल में जो भी इनकी करेंसी सरकार ने छापी है उसका 30% तो इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला गया है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे श्रीलंका ने कितना यहाँ पर लोन ओढ़ रखा है कि यहाँ पे इनको इतना यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ रही है। देखो प्रॉब्लम ये है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कभी अपनी पब्लिक को ना दुनिया को एक्चुअल फिगर्स नहीं बताई कि इनकी कंट्री ने कितना डेट ले रखा है और किस कंडीशन में ले रखा है। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक ही वर्ड आएगा, चाइना। चाइना ने किया होगा। देखो टू बी ऑनेस्ट चाइना का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आप अगर ओवरऑल श्रीलंका के टोटल फॉरेन डेट को देखो तो उसका 10%, एक्चुअली ये डेटा 2019 का है, आज के समय 10% नहीं करीब 15% जो टोटल श्रीलंका का डेट है वो आता है चाइना से। अब इस ग्राफ को आप अगर दूर से देखोगे आप कहोगे ठीक है 15% ज़्यादा नहीं है। आई मीन इन लोगों ने और जगह से भी लोन ले रखा है, जापान से लोन ले रखा है, उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इनसे भी लोन ले रखा है। इशू देखो यहाँ पर ये आता है कि इन कंट्रीज से या फिर इन संगठनों से जो लोन लिया हुआ है उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है और इंटरेस्ट रेट भी मैनेजेबल है। चाइना से इन्होंने यहाँ पर जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट रेट का किसी को पता नहीं है। देखिए ये चाइना की खासियत है। पाकिस्तानी इसको भी आज तक प्रॉपरली पता है नहीं कि सीपैक के अंडर किस इंटरेस्ट रेट पर इन्होंने लोन उठाया है। ना पाकिस्तान की सरकार बताती है ये बात, ना चाइना की सरकार बताती है। ये आप कह सकते हैं टॉप सीक्रेट बात रखी जाती है। तो अभी भी देखिए हमको पता नहीं है। शायद एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी हो कि चाइना से इन्होंने ओवर द ईयर्स जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन लिया है शायद उसकी इंटरेस्ट पेमेंट ही इतनी ज़्यादा हो कि आज के समय इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल ख़त्म होने को आ रहे हैं। ना यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स को जानते हैं आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि श्रीलंका के पास एक ऑप्शन है बॉन्ड्स रेज कर लो। यहाँ पर सरकारें यही तो करती है मुश्किल टाइम में। बॉन्ड्स पता है क्या होते हैं? देखो इमेजिन करो एक सिनेरियो है, एक आम इंसान है जिसकी सैलरी 30-35 हज़ार रुपये पर मंथ है, दूसरा एक अमीर आदमी है, मुकेश अंबानी टाइप बहुत बिलियनियर इंसान है। दोनों को इमीडिएट बेसिस पर 10 लाख रुपए चाहिए। अब वो आम इंसान है, वो सड़क पे खड़ा हो गया, उसने कहा कि लोगों को कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं आपको 6% का इंटरेस्ट पे करता रहूँगा, आप पैसे कमा लोगे, मुझे इमीडिएटली पैसा मिल जाएगा ना। उस आम आदमी को यहाँ पर लेंडर ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। लोगों को पता नहीं कि वो यहाँ पर इस पैसे का करेगा क्या, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी है नहीं। मुकेश अंबानी या फिर कोई और बड़ा बिलियनियर यहाँ पे आता है, वो पैसा मांगेंगे ये कहकर कि 6% का आपको इंटरेस्ट दूंगा मैं, 10 लाख रुपए दे दो। लोग इमीडिएटली यहाँ पर पैसा दे देंगे, कहेंगे 10 लाख क्या, आप 10 करोड़ ले लो, आपके पास पैसा पड़ा है तो एक बार को फिक्स डिपॉजिट में ही पड़ा है ये पैसा, और जो 6% इंटरेस्ट है लोग एंजॉय करेंगे ना। यहाँ पर हुआ क्या है कि जो ये बिलियनियर था इसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है तो लोगों ने बहुत ही जल्दी इसको उधार दे दिया। सेम स्थिति होती है जब मार्केट में उतरते हैं यूएसए और श्रीलंका। यूएस कहता है कि ये है यूएसए के बॉन्ड्स, ये परचेज करो, मैं आपको दूंगा 2.5% इंटरेस्ट पर एनम। दुनिया भागती है, इंडिया लेता है उस बॉन्ड को, चाइना परचेज करता है, जापान परचेज करता है, पूरी दुनिया उस बॉन्ड को ले लेती है क्योंकि सबको पता है कि ये है स्टेबल इन्वेस्टमेंट। श्रीलंका आता है मार्केट में, श्रीलंका कहता है कि मैं 2.5% नहीं, मैं तो 6.5% दूंगा और बड़ा इंटरेस्ट रेट दूंगा, मगर कोई श्रीलंका को आज के समय पैसे देने को तैयार है नहीं क्योंकि श्रीलंका की क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो जो बॉन्ड्स वाला ऑप्शन था ये भी श्रीलंका के पास बचा नहीं। अब यहाँ पे आप कहोगे नहीं सर आप ना ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हो, ये कैसे डिसाइड होगा कि श्रीलंका की क्या क्रेडिबिलिटी है, यूएस की क्रेडिबिलिटी क्या है? तो देखो ये डिसाइड करती है रेटिंग एजेंसीज। फॉर एग्जांपल मूडीज, फिच, आपने इनके बारे में सुना होगा, ये रेटिंग देती है कंट्रीज को, क्रेडिट रेटिंग, कि इस देश को आप अगर उधार दोगे तो आपका उधार कितना सुरक्षित है। तो मूडीज ने 2020 सितंबर महीने में श्रीलंका की रेटिंग कर दी थी CAA1, बहुत खराब रेटिंग है। यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे है इनका स्केल। अगर मूडीज कहता है कि एक इकोनॉमी की जो रेटिंग है ये CAA1 है तो मतलब कि बहुत बड़ा आप रिस्क उठा रहे हो इस देश को पैसा देकर। यहाँ पर लिखा है साफ साफ, सब्सटैंशियल क्रेडिट रिस्क विद डिफॉल्ट एज ए रियल पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि श्रीलंका की सरकार को आपने आज के समय दे दी हो $1 बिलियन, मगर कल को हो सकता है कि ये कहे कि हम दिवालिया घोषित हो गए, हम पेमेंट वापस नहीं कर पाएंगे। तो जब आपकी क्रेडिट रेटिंग CAA1 हो तो वैसे ही आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई लोन नहीं देने वाला। अब इमीडिएटली आप यहाँ पर पूछोगे कि इंडिया की यहाँ पर क्या रेटिंग है।
इंडिया की देखिए फिर भी काफ़ी हद तक अच्छी है। इंडिया की है BAA3 मतलब इंडिया यहाँ पे आता है इस वक्त। इन्वेस्टमेंट ग्रेड है इंडिया की इकोनॉमी आज भी, मतलब कि उधार आप ले सकते हो, आपका जो उधार है काफ़ी हद तक सेफ रहेगा। इंडिया की इकोनॉमी कहीं जाने वाली है नहीं। पाकिस्तान को आप अगर देखो तो पाकिस्तान आता है B3 पर। B3 मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे ये है B3। श्रीलंका से बस एक पायदान ऊपर। हाईली स्पेकुलेटिव, पैसे डूबने की रियल पॉसिबिलिटी तो नहीं है, मगर फिर भी बहुत बड़ा रिस्क आप उठा रहे हैं पाकिस्तान को लोन देकर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका की जो ऑप्शंस है बहुत ज़्यादा लिमिट हो गई है। फिर इनको एक और मार पड़ रही है रेवेन्यू की, क्योंकि श्रीलंका की रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स था इनका टूरिज्म, और सिंस टूरिज्म सेक्टर इनका आज के समय बिल्कुल बंद बैठा हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19, वहाँ से जो रेवेन्यू आता था वो भी नहीं आ रहा। तो अब घूम फिर के देखो, इंडिया के लिए कंसर्न की बात यह है कि इनकी सरकार के पास अब एक ही ऑप्शन बचा है, श्रीलंका का लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट चाइना, कि इन दी एंड ये वापस चाइना के पास जाएंगे, फिर से कोई डील कर लेंगे कि देखो हमको अभी के लिए 5 बिलियन 6 बिलियन डॉलर्स ले लो, और उसके बदले में फिर से अपना एक शहर या फिर एक बहुत बड़ा जो अपना एरिया है ये गिरवी रखाएंगे। और श्रीलंका की जो लोकेशन है आप अगर देखो ये बिल्कुल इंडिया के पास है। चाइना जैसे जैसे यहाँ पर लैंड गेन करेगा, इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट ये बनता रहेगा। तो देखो ये प्रॉब्लम ना सिर्फ श्रीलंका की है, ये भारत की भी प्रॉब्लम है, मगर इंडिया के भी यहाँ पर हाथ बंधे हुए हैं कि इनको कब तक बेल आउट करे। हमने इनके साथ करेंसी स्वैप एक्सचेंज में इनको बहुत पैसा पहुंचाया, इनको हमने अभी सॉफ्ट लोन दे रखे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, वेरियस तरीके से हम इनकी हेल्प कर रहे हैं, मगर हमारे पास चाइना की तरह फॉरेन एक्सचेंज तो है नहीं। तो देखो घूम फिर के मैं कहूँगा अब टाइम आ चुका है कि इंडिया, जापान और US के साथ मिलकर एक प्रॉपर बेल आउट पैकेज की बात करें फॉर श्रीलंका। अगर इस मैटर में हम लोग स्लो रहते हैं और इग्नोर करते हैं इस इशू को, तो श्रीलंका धीरे धीरे इसी तरीके से गिरवी होता रहेगा और ये एक परमानेंट कॉलोनी बन जाएगी चाइना की। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, टू डेट हाउ मेनी टाइम्स द फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड इन इंडिया। देखिए भारत में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, नेवर हैज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी बिन इम्पोज्ड इन द कंट्री ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ जो एक बार इमरजेंसी लगी थी वो थी नेशनल इमरजेंसी, जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। और बाय द वे फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में लगती है अंडर द आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी का UPSC कॉम्बो पैकेज अवेलेबल है। सिंपली यहाँ पर जाओ, कमेंट सेक्शन में क्लिक करो यहाँ पर इस लिंक पर, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे विद जस्ट। क्या बात है, क्या ही खूबसूरत अंदाज है जनाब का। समझ मतलब एक एक पॉइंट क्लियर हो गया, और कितना जल्दी से समझा रहे होते हैं, मतलब तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, स्लो भी नहीं है, टेम्पो भी इनका फास्ट है। अच्छा, फास्ट टेम्पो इनको इंसान पकड़ नहीं पाता, एक कॉमन सी बात है कि इंसान अगर तेज़ी से समझा रहा हो, लेकिन इतने खूबसूरत तरीके से समझाते हैं, इतना पोलाइट तरीके से, और किस तरीके से वो तेज़ी से बताए जा रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉपर आसान भाषा में अंडरस्टैंड हो रही है इनकी बातें। प्रशांत धवन, ज़बरदस्त। मुझे वीडियो की ये बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम के साथ वो सॉल्यूशन भी देकर गए पूरी डिटेल, यानी कि एक पैकेज वीडियो होती है, यानी कि प्रॉपर एक वीडियोस होती है जिसमें वो वजह लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इंडिया का क्या रोल होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने स्टडी किया है। मुझे लग रहा है मैं कह तो रहा हूँ कि सबसे पहले तो टॉपिक को समझाने से पहले टॉपिक समझाया जाता है कि ये है क्या। नहीं समझोगे तो आप कैसे समझोगे? पहले तो इशू समझाया जाता है, इशू क्या है, फिर वो इशू के ऊपर कोई बात होती है, फिर उसके बाद क्या क्या इसके वजह हैं, फिर इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, एक भी नहीं, दो 3 सॉल्यूशंस, और ऐसी वजह पैदा क्यों होती हैं। मुझे नहीं पता था श्रीलंका इतनी ज़्यादा मतलब टिपिकल कंडीशन में, इतनी डिफिकल्ट कंडीशन। अच्छा, पहले तो मतलब 2 से 3 साल पहले तो ओके था सारा मामला, लेकिन जब से कोविड आया है, अच्छा ये होता है, देखें अभी से ही इंसान अपनी रेवेन्यू जो है उसके जो ज़राए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रखे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी वजह से एक ज़राए बंद होता है रेवेन्यू का, तो आपके पास अल्टरनेट मौजूद हो। तो श्रीलंका का ये मसला ये हुआ होगा कि उनकी जो पॉलिसीज़ बनाने वाले मेकर्स हैं उन्होंने दूसरे ज़राए पे फोकस नहीं किया। हालांकि अच्छा ये है समंदर के बीच में एक छोटा सा कंट्री है, चारों तरफ इसके समंदर है, ठीक है ना, आइलैंड टाइप है, और पूरा एक कंट्री है। अच्छा, इंडिया यहाँ के बहुत करीब है। अच्छा, चाइना जो है, चाइना का पता क्या इशू है? चाइना का इशू है कि उसे रास्ते चाहिए, उसे मार्केट्स चाहिए, उसे आसपास के देशों पर हमले करने के लिए जगह चाहिए। इंडिया देखो, चाइना
स्पेस ऑक्यूपाइड करना चाहता है। देखो ना, चाइना उस तरफ तो है ही, इस तरफ अगर इसको कॉलोनी मिल जाती है, यहाँ पे जगह मिल जाती है, और ये इंडिया से करीब भी है। इंडिया से बहुत करीब है, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है चाइना का मसला। फिर दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हैं, तो आप देखें कि इंडिया को चारों तरफ से समझो घेरते जा रहे हैं। वो मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चाइना के पास इतनी इकोनॉमी है भी कि वो श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये वाली बात भी मुझे थोड़ी सी मेरे माइंड में लगी कि हमें भी नहीं पता कितना इंटरेस्ट हमें देना है। नहीं पता एग्जैक्टली वैल्यू हमें क्या कहाँ पता है। उसकी वजह ये है, बस ये पता है इंटरेस्ट देना है, लेकिन कितना क्या कोई एक्चुअल अमाउंट नहीं। मतलब मैंने ये देखा है ये बहुत मतलब सीक्रेटली रखा जाता है। मैंने अब एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि चाइना अब ताकत से कंट्रीज़ पे अटैक नहीं कर रहा, अब चाइना इकोनॉमी से हमले कर रहा है। अपने पैसों के बलबूते पे अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत कर लिया है कि दूसरे देशों को खरीद उनकी मदद करके, जैसे वो बोलते हैं ना, उनको इतना मोहताज साथी बन जाए, बाद में वो ही मतलब डिच करे, यानी कि उनको इतना मोहताज कर रहा है वो कंट्रीज़ को कि वो उसके बगैर चल ही ना पाए, तसव्वुर ही ना हो पाए। तो चाइना की ये एक पॉलिसी जो है वो हर जगह आ रही है। आपने देखा था एक दूसरे कंट्रीज़ पे भी यही कंडीशन थी चाइना की, जिसमें मतलब है कि वो इसी तरह की था। मेरे ख्याल में कुछ श्रीलंका आपको क्या लगता था, रिचेस्ट कंट्री है या पुअर कंट्री? नहीं, बहुत पुअर कंट्री है, बहुत ज़्यादा ना, बहुत पुअर कंट्री है। और आपने वो जो उन्होंने पूरा स्केल दिखाया उसके अंदर आपने देखा सी क्लास में भी सी क्लास में तो रिस्की हाई, इस वक्त हाई रिस्क मतलब कोई भी कंट्री जो है। अगर किसी कंट्री का दिवालिया होता है फॉर सपोज, तो वो आपको जो आपसे मतलब जो भी खत्म हो गया ना, नहीं देंगे, वो नहीं दे सकते, और आप उनसे ले भी नहीं सकते। दिवालिया डिक्लेयर हो जाता है, पूरी दुनिया उसको दिवालिया डिक्लेयर करती है, मानती है, वर्ल्ड बैंक मानती है, तो फिर तो वो कहीं से भी कुछ भी नहीं हो सकता। जहाँ मैं ये कहती हूँ बहुत बड़ी बात है, अगर गौर किया जाए कि जहाँ पे मतलब बेसिक नीड क्या होती है, खुराक, वही प्रॉब्लम, खुराक की शॉर्टेज है, लिमिटेड अमाउंट में चीज़ें दी जा रही हैं, और लोग आपने देखा था लाइंस कितनी लंबी लाइन से, इसे उर्दू में हम कहते हैं कहत साली, यानी कि ऐसी पोजीशन के खुराक कम हो गई तो ये डिक्लेयर भी कर दी है। ये बहुत बुरी कंडीशन है, और इस कंडीशन में आने से पहले से ही गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की पॉलिसीज़ करे, इस तरह से इंतज़ामात करे कि इस सिचुएशन में ना आए कोई। आपको पता है हमारे यहाँ पे कई जगहों पे ये प्रॉब्लम है, इंटीरियर की तरफ, रेगिस्तानी इलाकों की तरफ, पहाड़ी इलाकों की तरफ, वहाँ पर कई लोगों को साफ़ सुथरा खाना मैसर नहीं है। और आपको पता है पूरी दुनिया में कई कंट्री ऐसे हैं जिनकी मैं आपको एक से दो बातें बताऊँ, शायद आप चंद सेकंड के लिए तो शॉक हो जाएंगी। यानी खाने को लेके मैं कहता हूँ हमें जो खाना मिलता है, मैं कहता हूँ हम 1% भी शुक्र अदा नहीं करते। मैं आपको छोटी सी 2 मिसालें दूंगा, आप यकीन करेंगे चंद सेकंड के लिए आपको झटका लगेगा। एक ऐसा कंट्री भी है जहाँ खाना नहीं है, वो लोग क्या करते हैं पता है, वो लोग मिट्टी के अंदर नमक मिला के उसके बिस्किट बना के खाते हैं। मिट्टी के अंदर नमक, हाँ, मजबूरी के तहत। अच्छा, उसमें नमक डाल दिया तो उसका जायका आ जाता है, तो छोटे छोटे बिस्किट होते हैं, वो मिट्टी वाले बिस्किट खा रहे होते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा एक आसरा चला जाता है और नमक के ज़रिए उनको जायका मिल जाता है, बस एक बहाना मिल जाता है ना, एक थोड़ा सा। एक ऐसा भी कंट्री है जहाँ पर पत्तों को उबाल के खाया जाता है, अफ्रीका में। यानी पत्ते, जो नॉर्मल पत्ते हैं ना, उनको पानी में बॉयल करके उनको खाया जाता है। तो वो उनकी कोई डिश होगी मे बी? नहीं, नॉर्मल जंगली घास। अच्छा, जंगली घास को बॉयल करके, मतलब वहाँ खुराक अवेल ही नहीं है। मतलब दुनिया में ऐसी जगह भी हैं। मतलब एक बंदे ने कहा है कि अगर आपको साफ़ सुथरा पानी मिलता है ना, पीने का साफ़ सुथरा गिलास, आप दुनिया के चंद करोड़ खुशनसीब लोगों में हो, चंद करोड़ खुशनसीब लोगों में हो, और कई करोड़ लोगों को साफ़ पीने का पानी मैसर नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ ऐसी रखनी चाहिए कि इस तरह की कंडीशन ना आए। और हमारे पास अगर कोई खुराक है, यानी हम ज़ाया करते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे हम, आपको पता है शादी ब्याहों में बहुत ज़्यादा बनता है, फिर वो कचरे में पड़ा होता है, तो वो जो सालन, चावल, चीज़ें कचरे में पड़ी होती हैं ना, थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए कि नहीं कि कई लोग गरीबों को दे दें, या ऐसे लोग जिनको मैसर नहीं उनको मैसर कर दें, या कम लिमिटेड पकवान। तो ये सोचें कि कई लोगों को ये मैसर नहीं है जो हम फेंक देते हैं। और जो हमारे यहाँ इस्लाम में तो बहुत साफ़ सुथरे तरीके से कहा जाता है कि जिसने रिज़्क की कदर की, खाने की, खुराक की, रोटी की कदर की, तो उसे रिज़्क मिलता है, और जिसने इसकी बेहुरमती की, इसे ज़ाया किया, उसे रिज़्क नहीं मिलता। तो ये है कि इस कंडीशन में आने से पहले गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरीके से पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि कंडीशन इस तक ना आए,
और दूसरे कंट्रीज से लोन लेना पड़े। और हमारी कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपने नोट किया कि हम भी हाई रिस्क नहीं है, लेकिन हम भी रिस्क वाले हैं, यानी कि हमें भी, और हमें प्रॉपर तरीके से बार बार जो लोन दिया जा रहा है वो चाइना की तरफ से। अच्छा, एक शेर अर्ज करो। बिल्ली नहीं अर्ज कर लेना, शेर ही हो। ये जो आपने रिस्क की बात करी, तो मैंने मतलब एक टिकटॉक वीडियो बनाई थी, तो उसके अंदर एक पोइट्री थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी कि जो कदर नहीं करता छीन लेता है रब उससे, वो चाहे इश्क हो फिर रिस्क हो। बिल्कुल, कदर नहीं करता उससे छीन लेता है रब उससे, बिल्कुल, चाहे वो इश्क हो या रिस्क हो। तो रिस्क ही बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड किया गया है कि उसकी कदर करें, उसका एहतराम करें, शुक्र अदा करें उसका। अच्छा, इंडिया, आप मैंने देखा वीडियो में कि इंडिया हेल्प कर रहा है श्रीलंका की, कई बार करी भी है, कितनी, क्योंकि कब तक इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर कब तक। लेकिन इंडिया चाहता है कि वो कुछ भी करके श्रीलंका को इस क्राइसिस से निकाले, ऐसा ही है, और थोड़ा स्टेबल कर दे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं या पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं वो अभी से ही हालात को बेहतर की तरफ लेके जाएं, गौर करें इन चीज़ों पर। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।